हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल भी हिमाचल के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। ये सवाल है कि क्या इस बार सरकार बनाने में निर्दलीय अहम भूमिका निभाएंगे। दरअसल इस बार 412 प्रत्याशियों में से 99 प्रत्याशी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन 99 निर्दलियों में से मुख्य तौर पर करीब 1 दर्जन चेहरों पर फिलवक्त दोनों मुख्य राजनीतिक दलों की निगाह टिकी हुई है। निर्दलियों की लंबी फहरिस्त में से कम 1 दर्जन नाम ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव जीतने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कितने जीतते हैं ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन इनमें से किसी को कम नहीं आंका जा सकता। दोनों पार्टियां यदि स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाती तो निर्दलीय चुनाव जीतने वाले निश्चित तौर पर निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। बता दें कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बागियों में 2 सिटिंग विधायक और 6 पूर्व विधायक शामिल हैं। पिछले चुनाव बतौर निर्दलीय जीतकर इस चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए देहरा विधायक होशियार सिंह और भाजपा की ज्यादा नहीं बनी और उन्हें फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, जबकि आनी से मौजूदा विधायक किशोरी लाल का टिकट भाजपा ने काटा तो वे भी निर्दलीय मैदान में उतर गए। इनके अलावा 6 पूर्व विधायकों ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा है। इनमें कांग्रेस से गंगूराम मुसाफिर, सुभाष मंगलेट, जगजीवन पाल का नाम शामिल है, तो भाजपा से तेजवंत नेगी, केएल ठाकुर और मनोहर धीमान बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है निर्दलीय मैदान में उतरे इन 8 विधायकों और पूर्व विधायकों को कम नहीं आंका जा सकता। ये सभी वो चेहरे हैं जो फिर विधानसभा पहुंचने का दमखम रखते हैं। वहीं यदि कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला होता है तो इनमें से जीतने वालों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इन 8 के अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस बार चुनाव में उलटफेर करने का दमखम रखते हैं। इनमें प्रमुख नाम है अर्की से राजेंद्र ठाकुर, हमीरपुर से आशीष शर्मा और ठियोग से इंदु वर्मा का। राजेंद्र ठाकुर पूर्व कांग्रेसी हैं और अर्की उपचुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। अब राजेंद्र ठाकुर खुलकर कह रहे हैं कि अगर विधायक बने तो वे उसके साथ जाएंगे जिसकी सरकार बनेगी। वहीं आशीष शर्मा ने चुनाव के दौरान कांग्रेस ज्वाइन की और 2 दिन में छोड़ भी दी। आशीष ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और हमीरपुर में उनका दावा मजबूत है। वहीं ठियोग से इंदु वर्मा पूरे दमखम से चुनाव लड़ी है। बड़सर से भाजपा के बागी संजीव शर्मा और जसवा परागपुर से निर्दलीय कैप्टन संजय प्राशर को भी कम नहीं आंका जा सकता। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और इसके पहले दोनों मुख्य राजनीतिक दल निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं से संपर्क में हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनको साथ लिया जा सके। हिमाचल प्रदेश के सियासी अतीत पर निगाह डालें तो 1998 में एक निर्दलीय विधायक के हाथ में सत्ता की चाबी थी। जाहिर है ऐसे में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अभी से उन संभावित निर्दलीय उम्मीदवारों को साधने में जुट गए हैं जो विधानसभा की दहलीज लांघ सकते हैं। साल 1998 के चुनाव में भी एक निर्दलीय ने प्रदेश की सियासत की स्थिति बेहद दिलचस्प बना दी थी। तब भाजपा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार रमेश धवाला हीरो बनकर उभरे थे। रमेश धवाला को भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, वह बागी बनकर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस चुनाव में न तो भाजपा को बहुमत मिला और न ही कांग्रेस को। सरकार बनाने की जोर आजमाइश जारी थी। धवाला ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए शर्त रख दी कि प्रेम कुमार धूमल के बदले शांता कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पंडित सुखराम की हिमाचल विकास कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन दिया था। इस तरह बीजेपी के साथ भी विधायकों की संख्या 32 हो गई। हालांकि वो अब भी बहुमत के आंकड़े से पीछे थी। अब धवाला बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना समर्थन देने के लिए शिमला की ओर चल पड़े। कहते हैं कि धवाला जैसे ही शिमला पहुंचे उन्हें कांग्रेस नेताओं ने अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें सीधे हॉली लॉज ले गए। वीरभद्र सिंह समेत तमाम नेताओं ने उन्हें कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का आग्रह किया। तमाम तरह के प्रलोभन भी दिए गए। कहा जाता है कि धवाला को डराया धमकाया भी गया था। धवाला ये सब खुद स्वीकार कर चुके हैं।
फिर अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्वाला ने बताया कि वे वीरभद्र सिंह को अपना समर्थन देते हैं। उन्होंने एक और विधायक के समर्थन का दावा किया था। वीरभद्र सिंह ने तत्कालीन राज्यपाल रमा देवी के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रात के 2 बजे विधायकों की परेड हुई और वीरभद्र सिंह की सरकार बन गई। रमेश ध्वाला को सरकार में मंत्री पद भी दिया गया। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ध्वाला भाजपा के बागी थे और कांग्रेस को डर था कि वे समर्थन वापस ले सकते हैं, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री आवास में रखा गया था। कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रमेश ध्वाला को हम वापस लाएंगे और कांग्रेस की सरकार गिरेगी। कहा जाता है कि सीएम आवास में काम करने वाले एक कर्मचारी के जरिए नैपकिन पर रमेश ध्वाला के लिए संदेश लिखकर भेजा गया। फिर उसी कर्मचारी के जरिए ध्वाला ने भी मैसेज भेजा कि उन्हें सीएम आवास से निकाला जाए तो वे बीजेपी के साथ आ जाएंगे। ध्वाला वहां से निकले और सीधे नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। फिर मोदी ने राज्यपाल को फोन कर बताया कि सरकार का एक विधायक उन्हें समर्थन दे रहा है, इसलिए बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। कहा जाता है कि उस वक्त राज्यपाल ने बीजेपी को मना कर दिया, परंतु कुछ समय बाद जब दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब राज्यपाल ने खुद प्रेम कुमार धूमल को फोन किया कि आइए और सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए। 12 मार्च 1998 को विधानसभा का सत्र बुलाया गया। रमेश ध्वाला और हिमाचल विकास कांग्रेस के सभी विधायक भी आए। दूसरी ओर वीरभद्र सिंह दावा करते रहे कि उनके पास अब भी रमेश ध्वाला का समर्थन है। अंत में जब बहुमत साबित करने की बात आई तो उससे पहले ही वीरभद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल भी हिमाचल के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। ये सवाल है कि क्या इस बार सरकार बनाने में निर्दलीय अहम भूमिका निभाएंगे। दरअसल इस बार 412 प्रत्याशियों में से 99 प्रत्याशी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन 99 निर्दलियों में से मुख्य तौर पर करीब 1 दर्जन चेहरों पर फिलवक्त दोनों मुख्य राजनीतिक दलों की निगाह टिकी हुई है। निर्दलियों की लंबी फहरिस्त में से कम 1 दर्जन नाम ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव जीतने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कितने जीतते हैं ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन इनमें से किसी को कम नहीं आंका जा सकता। दोनों पार्टियां यदि स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाती तो निर्दलीय चुनाव जीतने वाले निश्चित तौर पर निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। बता दें कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बागियों में 2 सिटिंग विधायक और 6 पूर्व विधायक शामिल हैं। पिछले चुनाव बतौर निर्दलीय जीतकर इस चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए देहरा विधायक होशियार सिंह और भाजपा की ज्यादा नहीं बनी और उन्हें फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, जबकि आनी से मौजूदा विधायक किशोरी लाल का टिकट भाजपा ने काटा तो वे भी निर्दलीय मैदान में उतर गए। इनके अलावा 6 पूर्व विधायकों ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा है। इनमें कांग्रेस से गंगूराम मुसाफिर, सुभाष मंगलेट, जगजीवन पाल का नाम शामिल है, तो भाजपा से तेजवंत नेगी, केएल ठाकुर और मनोहर धीमान बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है निर्दलीय मैदान में उतरे इन 8 विधायकों और पूर्व विधायकों को कम नहीं आंका जा सकता। ये सभी वो चेहरे हैं जो फिर विधानसभा पहुंचने का दमखम रखते हैं। वहीं यदि कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला होता है तो इनमें से जीतने वालों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इन 8 के अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस बार चुनाव में उलटफेर करने का दमखम रखते हैं। इनमें प्रमुख नाम है अर्की से राजेंद्र ठाकुर, हमीरपुर से आशीष शर्मा और ठियोग से इंदु वर्मा का। राजेंद्र ठाकुर पूर्व कांग्रेसी हैं और अर्की उपचुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। अब राजेंद्र ठाकुर खुलकर कह रहे हैं कि अगर विधायक बने तो वे उसके साथ जाएंगे जिसकी सरकार बनेगी।
वहीं आशीष शर्मा ने चुनाव के दौरान कांग्रेस ज्वाइन की और 2 दिन में छोड़ भी दी। आशीष ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और हमीरपुर में उनका दावा मजबूत है। वहीं ठियोग से इंदु वर्मा पूरे दमखम से चुनाव लड़ी है। बड़सर से भाजपा के बागी संजीव शर्मा और जसवा परागपुर से निर्दलीय कैप्टन संजय प्राशर को भी कम नहीं आंका जा सकता। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और इसके पहले दोनों मुख्य राजनीतिक दल निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं से संपर्क में हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनको साथ लिया जा सके। हिमाचल प्रदेश के सियासी अतीत पर निगाह डाली तो 1998 में एक निर्दलीय विधायक के हाथ में सत्ता की चाबी थी। जाहिर है ऐसे में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अभी से उन संभावित निर्दलीय उम्मीदवारों को साधने में जुट गए हैं जो विधानसभा की दहलीज लांघ सकते हैं। साल 1998 के चुनाव में भी एक निर्दलीय ने प्रदेश की सियासत की स्थिति बेहद दिलचस्प बना दी थी। तब भाजपा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार रमेश धवाला हीरो बनकर उभरे थे। रमेश धवाला को भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। वह बागी बनकर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस चुनाव में न तो भाजपा को बहुमत मिला और न ही कांग्रेस को। सरकार बनाने की जोर आजमाइश जारी थी। धवाला ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए शर्त रख दी कि प्रेम कुमार धूमल के बदले शांता कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पंडित सुखराम की हिमाचल विकास कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन दिया था। इस तरह बीजेपी के साथ भी विधायकों की संख्या 32 हो गई। हालांकि वो अब भी बहुमत के आंकड़े से पीछे थी। अब धवाला बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना समर्थन देने के लिए शिमला की ओर चल पड़े। कहते हैं कि धवाला जैसे ही शिमला पहुंचे उन्हें कांग्रेस नेताओं ने अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें सीधे हॉली लॉज ले गए। वीरभद्र सिंह समेत तमाम नेताओं ने उन्हें कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का आग्रह किया। तमाम तरह के प्रलोभन भी दिए गए। कहा जाता है कि धवाला को डराया धमकाया भी गया था। धवाला ये सब खुद स्वीकार कर चुके हैं। फिर अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धवाला ने बताया कि वे वीरभद्र सिंह को अपना समर्थन देते हैं। उन्होंने एक और विधायक के समर्थन का दावा किया था। वीरभद्र सिंह ने तत्कालीन राज्यपाल रमा देवी के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रात के 2 बजे विधायकों की परेड हुई और वीरभद्र सिंह की सरकार बन गई। रमेश धवाला को सरकार में मंत्री पद भी दिया गया। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धवाला भाजपा के बागी थे और कांग्रेस को डर था कि वे समर्थन वापस ले सकते हैं, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री आवास में रखा गया था। कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रमेश धवाला को हम वापस लाएंगे और कांग्रेस की सरकार गिरेगी। कहा जाता है कि सीएम आवास में काम करने वाले एक कर्मचारी के जरिए नैपकिन पर रमेश धवाला के लिए संदेश लिखकर भेजा गया। फिर उसी कर्मचारी के जरिए धवाला ने भी मैसेज भेजा कि उन्हें सीएम आवास से निकाला जाए तो वे बीजेपी के साथ आ जाएंगे। धवाला वहां से निकले और सीधे नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। फिर मोदी ने राज्यपाल को फोन कर बताया कि सरकार का एक विधायक उन्हें समर्थन दे रहा है, इसलिए बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। कहा जाता है कि उस वक्त राज्यपाल ने बीजेपी को मना कर दिया, परंतु कुछ समय बाद जब दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब राज्यपाल ने खुद प्रेम कुमार धूमल को फोन किया कि आइए और सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए। 12 मार्च 1998 को विधानसभा का सत्र बुलाया गया। रमेश धवाला और हिमाचल विकास कांग्रेस के सभी विधायक भी आए। दूसरी ओर वीरभद्र सिंह दावा करते रहे कि उनके पास अब भी रमेश धवाला का समर्थन है। अंत में जब बहुमत साबित करने की बात आई तो उससे पहले ही वीरभद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल भी हिमाचल के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। ये सवाल है कि क्या इस बार सरकार बनाने में निर्दलीय अहम भूमिका निभाएंगे। दरअसल इस बार 412 प्रत्याशियों में से 99 प्रत्याशी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
इन 99 निर्दलियों में से मुख्य तौर पर करीब 1 दर्जन चेहरों पर फिलवक्त दोनों मुख्य राजनीतिक दलों की निगाह टिकी हुई है। निर्दलियों की लंबी फहरिस्त में से कम 1 दर्जन नाम ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव जीतने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कितने जीतते हैं ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन इनमें से किसी को कम नहीं आंका जा सकता। दोनों पार्टियां यदि स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाती तो निर्दलीय चुनाव जीतने वाले निश्चित तौर पर निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। बता दें कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बागियों में 2 सिटिंग विधायक और 6 पूर्व विधायक शामिल हैं। पिछले चुनाव बतौर निर्दलीय जीतकर इस चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए देहरा विधायक होशियार सिंह और भाजपा की ज्यादा नहीं बनी और उन्हें फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, जबकि आनी से मौजूदा विधायक किशोरी लाल का टिकट भाजपा ने काटा तो वे भी निर्दलीय मैदान में उतर गए। इनके अलावा 6 पूर्व विधायकों ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा है। इनमें कांग्रेस से गंगूराम मुसाफिर, सुभाष मंगलेट, जगजीवन पाल का नाम शामिल है, तो भाजपा से तेजवंत नेगी, केएल ठाकुर और मनोहर धीमान बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है निर्दलीय मैदान में उतरे इन 8 विधायकों और पूर्व विधायकों को कम नहीं आंका जा सकता। ये सभी वो चेहरे हैं जो फिर विधानसभा पहुंचने का दमखम रखते हैं। वहीं यदि कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला होता है तो इनमें से जीतने वालों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इन 8 के अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस बार चुनाव में उलटफेर करने का दमखम रखते हैं। इनमें प्रमुख नाम है अर्की से राजेंद्र ठाकुर, हमीरपुर से आशीष शर्मा और ठियोग से इंदु वर्मा का। राजेंद्र ठाकुर पूर्व कांग्रेसी हैं और अर्की उपचुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। अब राजेंद्र ठाकुर खुलकर कह रहे हैं कि अगर विधायक बने तो वे उसके साथ जाएंगे जिसकी सरकार बनेगी। वहीं आशीष शर्मा ने चुनाव के दौरान कांग्रेस ज्वाइन की और 2 दिन में छोड़ भी दी। आशीष ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और हमीरपुर में उनका दावा मजबूत है। वहीं ठियोग से इंदु वर्मा पूरे दमखम से चुनाव लड़ी है। बड़सर से भाजपा के बागी संजीव शर्मा और जसवा परागपुर से निर्दलीय कैप्टन संजय प्राशर को भी कम नहीं आंका जा सकता। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और इसके पहले दोनों मुख्य राजनीतिक दल निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं से संपर्क में हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनको साथ लिया जा सके। हिमाचल प्रदेश के सियासी अतीत पर निगाह डाली तो 1998 में एक निर्दलीय विधायक के हाथ में सत्ता की चाबी थी। जाहिर है ऐसे में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अभी से उन संभावित निर्दलीय उम्मीदवारों को साधने में जुट गए हैं जो विधानसभा की दहलीज लांघ सकते हैं। साल 1998 के चुनाव में भी एक निर्दलीय ने प्रदेश की सियासत की स्थिति बेहद दिलचस्प बना दी थी। तब भाजपा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार रमेश धवाला हीरो बनकर उभरे थे। रमेश धवाला को भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, वह बागी बनकर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस चुनाव में न तो भाजपा को बहुमत मिला और न ही कांग्रेस को। सरकार बनाने की जोर आजमाइश जारी थी। धवाला ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए शर्त रख दी कि प्रेम कुमार धूमल के बदले शांता कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पंडित सुखराम की हिमाचल विकास कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन दिया था। इस तरह बीजेपी के साथ भी विधायकों की संख्या 32 हो गई। हालांकि वो अब भी बहुमत के आंकड़े से पीछे थी। अब धवाला बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना समर्थन देने के लिए शिमला की ओर चल पड़े। कहते हैं कि धवाला जैसे ही शिमला पहुंचे उन्हें कांग्रेस नेताओं ने अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें सीधे हॉली लॉज ले गए। वीरभद्र सिंह समेत तमाम नेताओं ने उन्हें कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का आग्रह किया। तमाम तरह के प्रलोभन भी दिए गए। कहा जाता है कि धवाला को डराया धमकाया भी गया था। धवाला ये सब खुद स्वीकार कर चुके हैं। फिर अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धवाला ने बताया कि वे वीरभद्र सिंह को अपना समर्थन देते हैं। उन्होंने एक और विधायक के समर्थन का दावा किया था। वीरभद्र सिंह ने तत्कालीन राज्यपाल रमा देवी के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रात के 2 बजे विधायकों की परेड हुई और वीरभद्र सिंह की सरकार बन गई। रमेश धवाला को सरकार में मंत्री पद भी दिया गया। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धवाला भाजपा के बागी थे
और कांग्रेस को डर था कि वे समर्थन वापस ले सकते हैं, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री आवास में रखा गया था। कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रमेश ध्वाला को हम वापस लाएंगे और कांग्रेस की सरकार गिरेगी। कहा जाता है कि सीएम आवास में काम करने वाले एक कर्मचारी के जरिए नैपकिन पर रमेश ध्वाला के लिए संदेश लिखकर भेजा गया। फिर उसी कर्मचारी के जरिए ध्वाला ने भी मैसेज भेजा कि उन्हें सीएम आवास से निकाला जाए तो वे बीजेपी के साथ आ जाएंगे। ध्वाला वहां से निकले और सीधे नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। फिर मोदी ने राज्यपाल को फोन कर बताया कि सरकार का एक विधायक उन्हें समर्थन दे रहा है, इसलिए बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। कहा जाता है कि उस वक्त राज्यपाल ने बीजेपी को मना कर दिया, परंतु कुछ समय बाद जब दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब राज्यपाल ने खुद प्रेम कुमार धूमल को फोन किया कि आइए और सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए। 12 मार्च 1998 को विधानसभा का सत्र बुलाया गया। रमेश ध्वाला और हिमाचल विकास कांग्रेस के सभी विधायक भी आए। दूसरी ओर वीरभद्र सिंह दावा करते रहे कि उनके पास अब भी रमेश ध्वाला का समर्थन है। अंत में जब बहुमत साबित करने की बात आई तो उससे पहले ही वीरभद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई।